हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और जैसा मैंने कहा था, पहले भी कहा था आपसे, जूनियर असिस्टेंट की डीवी डेट आपकी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का डीवी डेट आ चुकी है। आपका डीवी 7 मई से स्टार्ट हो गया है, 7 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो है आपको विभाग चुनने की जो प्रक्रिया है वो भी डीवी में ही, डीवी के दौरान ही आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसमें पूरा नोटिस दिया गया है कि आपको विभाग भी डीवी में ही चुनने पड़ेंगे। आपकी जो वरीयता क्रम है वो 49 कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें आपको वरीयता क्रम चुनना पड़ेगा। और 49 डिपार्टमेंट में आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको जॉब करनी है उसकी वरीयता क्रम डालना पड़ेगा। उसके बारे में हम पूरा आपको समझा देंगे, किस तरीके से आपको कौन सा विभाग पहले भरना है, कौन सा लास्ट में भरना है। और सभी में जो वरीयता क्रम डलता है तो 49 की 49 आपको डालनी ही पड़ेंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, एफिडेविट किस तरीके से यूज़ करना है, वो सब बातें कर लेंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफिडेविट और डॉक्यूमेंट से संबंधित, या जिस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उससे संबंधित, किस तरीके की आप गलती नहीं करेंगे जिससे कि आप बाहर ना हो जाएं, तो वो सब पॉइंट इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। और आपका जो वरीयता क्रम है, जो आपको विभाग चुनने की जो प्रक्रिया है, वो भी इसी वीडियो में आपको कंप्लीटली बता दी जाएगी। कौन से विभाग सबसे अच्छे हैं, टॉप क्लास विभाग हैं, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो जल्दी से आप जितने बच्चे हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं, जो भी नई वीडियो देख रहे हैं हमारी, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और चलिए शुरू करते हैं, अपना जो डीबी नोटिस है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंतजार के बाद आपका आज डीबी नोटिस आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीबी नोटिस आपका बहुत जल्द आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना डीबी नोटिस। ये है आपका आज का ही, देखो डेट दे रखी है इसमें 25 अप्रैल की, यहाँ पे 2026 को सूचना जारी कर दी गई है। इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, 5370 पद रह चुके हैं अभी। 8/10/2025 को घोषित किया गया था ये, जो आपका परिणाम था टाइपिंग के लिए। जो 90,336 अभ्यर्थी जो थे इसमें बुलाए गए थे, जिसमें से 90,036 में से 26,318 अभ्यर्थी पास हुए। और 26/2/2026 को इनका प्रकाशित किया गया था। इसका जो परिणाम था उसका, यह सूचना जो है 7/2/2026 को दी जाती है आपको। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग किए गए थे आपके। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पोर्टल है वो जारी कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो ये आपको पता ही था। डीबी का एक पोर्टल है जिसपे आपको ऑनलाइन डीबी कराना है। 26,318 अभ्यर्थी जो है टाइपिंग में पास हुए थे। इसमें कुछ जो बच्चे हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ इनकी संख्या। 252 बच्चे जो हैं इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह जो जो पास हुए थे, उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो उसके बाद में ये जो पद हो गए आपके 26,500 कुछ पद हो चुके हैं, मतलब कुछ बच्चे हो चुके हैं। और इनका रिजल्ट भी दे दिया गया है, आप देख लीजिए। जो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह जो बच्चों ने टाइपिंग दी थी, उनका ये 256 बच्चों का रिजल्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि ये बच्चे भी इसमें पास थे। और अब जो बच्चे हो गए हैं 26,318 को अगर वो और 252 को जोड़ दिया जाए तो 26,570 अभ्यर्थियों का जो डीवी है वो पोर्टल पे होगा। अभी इसमें से कितने बच्चे डीवी कराएंगे वो सब बात की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अभी आपको जो चीज़ें जान लेनी चाहिए, जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ें, वो आप जान लीजिए। कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अभिलेख अपलोड करते समय प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों हेतु वरीयता जो मैंने आपको बताया था, वरीयता ऑनलाइन अंकित करनी होगी। यानी कि आपको विभागों में जो वरीयता देनी है जॉब के लिए, कि आप कौन से विभाग को पहले रखना चाहते हैं, या आपकी नज़र में कौन सा विभाग में आप सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं जॉब करने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, वो आपको वरीयता क्रम में डालना पड़ता है। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार तथा पद की उपलब्धता, पद की शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता क्रम में यथासंभव विभाग पद आवंटित करने का प्रयास करेगा। किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि आयोग जो आपको विभाग देगा वो निर्णय अंतिम होगा, लेकिन आपसे जो वरीयता क्रम मांगा है वो आपकी जो है जॉब को देने के लिए, अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो आपको बहुत अच्छा विभाग आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, उसी की ये प्रक्रिया है सारी। अभ्यर्थियों से अवलोकनार्थन अब ऑनलाइन वरीयता का प्रारूप सूचना के साथ संलग्न करें। यानी कि आपका जो अब डीवी होगा वो अपनी जो वरीयता क्रम है उसके साथ अपना जो है सूचना जो है वो आपको दे दी गई है, उसी के साथ अपने जो है डीवी कराना है। ठीक है, 26,318 अभ्यर्थियों का मतलब ये सब चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें 26,570 अभ्यर्थी टोटल हो गए हैं। 7/5/2026 से जो है आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, ये डेट दे रखी है आपकी। और मतलब 7 मई से आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा और 6 जून तक आपका डीवी चलने वाला है। 7 मई से 6 जून आपका 1 महीने का पूरा टाइम मिल जाता है आपको। आप 1 महीने में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, पहले इस नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, जो जो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो। ठीक है, ये देखो, अनिवार्य अर्हता यानी कि आरक्षण आदि के संबंध में शपथ पत्र, जो आपका प्रमाण पत्र होंगे, जैसे कि कास्ट हो गया, आपका निवास हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें आपको लगानी होंगी जो इस समय मांगा गया था। उसी के आधार पे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर निर्धारित, मतलब इस पर आपको अपलोड करने होंगे। और ईमेल डाक द्वारा अगर कोई व्यक्ति भेजता है, मतलब ऑफलाइन किस तरीके का नहीं है, आपको जो पोर्टल दिया गया है उसी पर आपको ऑनलाइन डीवी कराना है। ठीक है, अभिलेख
अपलोड करने का लिंक केवल निर्धारित तिथि मतलब जो समय दिया गया है उसी तक रहेगा, यानी कि आपका 7 मई से 6 जून तक आपका जो है पोर्टल पे ये लिंक रहेगा, उसके बाद में ये हटा लिया जाएगा। ठीक है। लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तत्पश्चात पंजीकरण मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर जो भी आपका ओटीपी भेजा जाएगा उससे वन टाइम पासवर्ड होता है जो प्राप्त होगा। उक्त ओटीपी को प्रविष्ट करने के उपरांत अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन विवरण की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, यानी कि उसको आपको अपना जो है किसी को बताना नहीं है। उसकी वजह ये है कि कहीं ऐसा होता है कई जगह कि आपको 2 लोग रह रहे हैं रूम में, उनके जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो दूसरे बच्चे ने अपने अपलोड करे होंगे किसी ने, उसके बाद में दूसरे ने उसके फ़ोन से ओटीपी वगैरह लिया और उसको दे दिया, और उसमें डॉक्यूमेंट्स अपने अपने आपके जो है चेंज कर दिए लास्ट डेट में, तो वो फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप खुद से अगर या कैफे वाले से कराएंगे तो उसके अपने सामने जाके बैठ के कराना। ऐसे मत करना कि छोड़ मत देना उसको, ठीक है, कि ये चलो हो जाएंगे, या किसी दोस्त को भी इतना भरोसा कर लेना। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं भरोसा, लेकिन अब भैया अपनी जो आपकी मतलब सिक्योरिटी है वो आपके हाथ में है। वो उसमें आयोग में पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में। इसमें फोटो वगैरह का जो आपका 75% आपको दिखाई देना चाहिए। कलर फोटो नहीं है, मतलब उसमें जो होगा आपका वाइट कलर होना चाहिए। ठीक है। नवीनतम रंगीन कलर फोटो अपलोड करनी होगी। ठीक है। जो आपकी नवीनतम यानी कि नई वाली, ठुड्डी से शिखर तक आपका स्पष्ट रूप से चेहरा दिखाई देना चाहिए। अगर आपको जो बैकग्राउंड होगा उसके हल्का सफ़ेद या हल्का ग्रे कलर का होना चाहिए। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर या किसी तरीके की वस्तु, मतलब किसी तरीके के फोटो में किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ इसमें मांगी गई है। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है 50 से 100 KB के बीच जेपीजी या जेपीईजी में आपको जो है फॉर्मेट बना के रखना होगा। विज्ञापन के अंतर्गत अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। विज्ञापन के अंतर्गत जो ये अपलोड करने का अंतिम तिथि है, अभ्यर्थियों को समस्त प्रासंगिक वांछित रूप से वेबसाइट पर पोर्टल अपलोड करने होंगे। मतलब जो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने समय से अपलोड करने होंगे। ठीक है। उसके बाद में ये देखा है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी महत्वपूर्ण स्पष्ट पठनीय और यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे स्कैन करा के अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर डालेंगे वो एक तो दिखाई देने चाहिए अच्छे से। अगर किसी भी फोटो में या किसी भी चीज़ में आपकी दिक्कत आ रही है तो उसको जो है आप जो है ध्यान से रखें और दोबारा उसको स्कैन करा के दोबारा अपलोड कर दें। ठीक है। ये चीज़ इसमें कही गई है यहाँ पे। यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक पृथक होते हैं, यानी कि अलग अलग पाए जाते हैं, किसी भी अगर आपके अंक पत्र में और प्रमाण पत्र में अगर किसी भी तरीके की पृथक यानी कि अलग हैं तो वो अलग अलग अपना अपलोड करेंगे। अगर किसी का एक साथ है तो वो एक साथ करेंगे, यानी कि अगर आपका मार्कशीट और जो सनद है वो अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करना, और एक साथ है तो दोनों एक साथ अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। पीडीएफ फाइल के रूप में आपको ये जो है डालने होंगे डॉक्यूमेंट सारे के सारे। 200 KB तक का आपका 200 KB से 2 MB तक का आपको जो है इसमें पीडीएफ बनाने का 2 MB तक आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी पोर्टल पर। ठीक है। आगे दे रखा है कि ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, पहले ही बताई हैं कि आपको जो है पूर्ण रूप से अपनी सिक्योरिटी के अनुसार ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने होंगे। अगर किसी तरीके का भी कोई दिक्कत आती है तो आपको आयोग में बुला दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको फिर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ इन चीज़ों पे। ये दो को ब्लैक में दे रखा है, यहाँ पे आप एक बार पढ़ लो। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का आधार पर ही पत्र आहर यानी कि जो आपकी पात्रता है उसको माना जाएगा। जाने की दिशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए गए हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें, यानी कि आपकी जो सतर्कता है उसको जल्दी अच्छे से अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ठीक है। बाकी आपका जो प्रमाण पत्र वगैरह है वो अपने अच्छे से अपलोड करने होंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको सब बता दी हैं। यहाँ पे देखो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसको आप ध्यान से देखेंगे। 10th की मार्कशीट आपको लगानी है। ठीक है। सबसे पहले 10th की जो मार्कशीट है आपकी वो लगानी है। सनद है तो प्लस दोनों को एक साथ लगाना है, अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करने हैं। उसी से जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के आधार पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम, आपका एड्रेस वगैरह जो भी उसमें हो रखा है वो सभी में सेम होना चाहिए। अगर किसी में पॉइंट है या फिर किसी में बिंदु है या किसी में स्पेस है पापा के नाम में, आपके नाम में किसी और मार्कशीट में, तो उसके लिए एक आप एफिडेविट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए और आयोग में जो व्यक्ति वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, चेक कर रहा है, उसको किसी भी तरीके की जो है उसमें आपत्ति दिखाई ना दे। जिससे कि आप एफिडेविट लगाने का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके की आपकी अनियमितता या नाम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो वो आप एफिडेविट के द्वारा समझाना चाहते हैं कि मेरा जो है प्रमाण पत्र वहाँ पे जब मैंने बनवाया था, यानी कि जब मेरा आया था तो इसमें ये दिक्कत हो गई थी, ये मैंने अभी सुधार नहीं कराया, इसमें बाद में करा लेंगे, या फिर अभी इसमें ये दिक्कत है, मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरे पापा का नाम, मेरा नाम या मेरी मम्मी का नाम इस तरीके से है, लेकिन हाई स्कूल के बाद में जो मार्कशीट है कोई भी, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की हो सकती है, इंटर की हो सकती है, SSC की हो सकती है, या कोई अन्य मार्कशीट में अगर आपके नाम में, आपके पापा के नाम में, आपके किसी की सदस्य के नाम में अगर मम्मी पापा का नाम ही होता है उसमें, तो उसमें
में कोई दिक्कत है तो आप उसको जो है अच्छे से चेक मतलब एफिडेविट लगा के उसमें समझा दें, वो आपका काम करेगा। फिर उसके बाद में लगानी है आपको दूसरे नंबर पर 12th की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। उसकी अगर सनद और मार्कशीट अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग लगाना है, और एक साथ है तो एक साथ अपलोड कर देना है, ठीक है। ये दोनों हो गई, प्लस करना है इनको। उसके बाद में आपका जो है CCC की मार्कशीट जो है वो लगानी है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन से भर्ती आती नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन भर रखा है तो आप लगा देना, नहीं भर रखा है तो आपने ग्रेजुएशन अगर नहीं भर रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत लगाना, ठीक है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरते समय फिल किया है तब तो ठीक है, नहीं किया है तो आपको CCC की मार्कशीट लगानी है और हो गया, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद में आपको जाति लगाना है, अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है किसी भी बच्चे का, तो वो लगाना है। हाई स्कूल 10th जो हो गया आपका, इसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र आता है तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है आपका। उसके साथ में ही आपको स्थायी प्रमाण पत्र लगाना है, यानी कि अलग से स्थायी, ठीक है, स्थायी प्रमाण पत्र लगाना है, यानी कि डोमिसाइल जिसको बोलते हैं। उसके बाद में जस्ट आपको अगर कोई EWS से है तो EWS लगाना है अपना। और मैं आपको पहले बता दूं, UR से अगर कोई कैंडिडेट है, अगर उसने चुना होगा कि मेरे पास स्थायी और जाति प्रमाण पत्र हैं तभी लगाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको आरक्षण से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उसको लगाना और ना लगाना कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ठीक है। तो मैं UR वालों के लिए ये बता देता हूँ, अगर आपके में ऑप्शन आएगा तो आप अपलोड करना, अगर नहीं आएगा तो मत करना। और अगर किसी भी बच्चे की जो डेट वगैरह में दिक्कत है कि जब उन्होंने मांगा था उस टाइम का आपके पास नहीं है तो उसमें आपको दिक्कत देखने के लिए मिलेगी, पर उसके लिए 2-3 एफिडेविट मैंने आपको पहले ही बताए हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट्स में और आपकी जो डेट है वो मैच नहीं करती है जिस समय पे इन्होंने मांगा था, 2022 की से भर्ती निकाली गई थी और उसके बाद में 2023 में, तो उसके हिसाब से अगर भर्ती के हिसाब से नहीं आया, आपका नहीं बना है, तो फिर आप उसके लिए एक एफिडेविट का यूज कर सकते हैं, उससे आपका जो है संशोधन हो जाता है और वो उस चीज़ को मान भी लेते हैं। और उसके लिए मैंने आपको कई बार वीडियो बना के भी बताई है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या आपका डॉक्यूमेंट्स उस समय का नहीं है, जाति स्थायी EWS OBC SC ST से आप बिलोंग करते हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने पहले भी आपको सब जवाब दिए हैं, इस बार भी आपको जवाब सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और इस पर कोई एक वीडियो अगर आप चाहोगे, अगर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं विभाग की। तो विभाग आपको कैसे चुनने हैं उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आ गए आपके विभाग। तो विभाग कैसे चुनने हैं, देखो इसमें जो है मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा दूंगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। इसमें टोटल जो विभाग है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें टोटल विभाग है 49, यहाँ पे दे रखा है, देखो 49 विभाग है टोटल, ठीक है, 49 विभाग हैं। लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग लखनऊ के आधार पे, यहाँ पे लखनऊ में अगर कोई बच्चा है तो वो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं कनिष्ठ सहायक की, वो अपना यहाँ पे भर सकता है, ठीक है। नीचे से पकड़ लेते हैं, ऊपर तक चलेंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की एक जो वैकेंसी थी, इसमें 27 वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश जो सूचना आयोग है उससे संबंधित। तो 27 वैकेंसियों में अगर आपको चुनना है तो आप ये सुन सकते हैं। जिला कैसे मिलेगा आपको वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट तो मिलता नहीं है, लेकिन आपका जो पड़ोस वाला डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जो आपकी जॉब थी वो लगभग 20 पोस्ट निकाली गई थी, तो ये विशेष चयन की पोस्ट थी। अगर आप इसको चुनना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है वो 12 हैं, ठीक है। सर्व कमिश्नर बफ उत्तर प्रदेश में जो है कनिष्ठ सहायक जिला संपर्क की, ये आपको जिले में नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चीज़ पे निश्चित हो जाएं कि आपको अगर जिले में नौकरी चाहिए तो 8 पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं जो सर्व कमिश्नर बफ में उत्तर प्रदेश का। तो उसमें आप अपने जो है मतलब अपने अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो अपनी बरता भर दीजिए आप। यहाँ पे भी आपको उत्तर प्रदेश में जॉब मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये जिला संबंध की जॉब है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगी, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्ट मिलेगी यहाँ पे। सर्व कमिश्नर बफ उत्तर प्रदेश कनिष्ठ सहायक की 2 पोस्टें इसमें हैं। आगे देख लेते हैं। आपको मैं बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं, जनपद में, मुख्यालय में कहाँ है आपकी, ठीक है। राज्य लोक सेवा प्राधिकरण इंदिरा भवन लखनऊ में अगर किसी को जॉब करनी है तो लखनऊ का अगर कोई व्यक्ति है तो 42 नंबर पे जॉब आती है आपकी, जो इंदिरा भवन में पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की 7 पोस्ट हैं, इसको भर सकता है आराम से, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो स्वास्थ्य विभाग है, राज्य स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण विभाग जिसको बोलते हैं संस्थान, कनिष्ठ सहायक की 3 पोस्ट हैं, तो ये लखनऊ की पोस्ट हैं। ये भी अगर लखनऊ में कोई जॉब करना चाहता है तो इसको भी भर सकता है, ठीक है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग उत्तर प्रदेश, तो इसमें कनिष्ठ सहायक के जो है जिला स्तर की पोस्टें हैं ये आपकी। तो यहाँ से अगर आपको जिला स्तर की जॉब करनी है तो 18 पोस्टें हैं। तो आप जो है राज्य उपभोक्ता विवाद जो विवाद प्रतितोष आयोग जो है उसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, आपको जिला स्तर की पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अगला आता है आपका राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष, इसकी ही जो है 14 पोस्ट हैं। तो ये जो है आपका राज्य आयोग हेतु है, मतलब राज्य के अंदर आपको पोस्ट मिलेगी इसमें। यहाँ पे नीचे वाले में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगी। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की इसमें 231 पद हैं, और इसमें जो स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग है इसमें कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के भी पद हैं इसमें, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। स्टाम्प शुल्क वगैरह के जो होते हैं तहसील में आपको जॉब मिलती है इससे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो है आपका कनिष्ठ सहायक मुख्यालय संपर्क की 4 पोस्टें हैं इसमें, ठीक है। तो मुख्यालय में आपको लखनऊ में इसकी जॉब मिलेगी,
ठीक है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सहायक क्षेत्रीय स्तर की, यानी कि आपकी जिला स्तर की जो क्षेत्र होता है उसके स्तर की है, तो आप इसको भी भर सकते हैं जिला स्तर में। तो इस पर पॉइंट कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छी पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पंचायती राज विभाग में दे रखा है आपको कुछ पोस्टें यहाँ पे। पंचायती राज विभाग की कनिष्ठ सहायक में 18 पद यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, आगे निर्वाचन विभाग में 126 पद दे रखे हैं। निर्वाचन यानी कि चुनाव विभाग में जो चुनाव होते हैं जहाँ से, तो वहाँ से 118 पद दे रखे हैं। तो ये भी आपको लखनऊ में पोस्ट मिलने वाली है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अगर आपको जॉब करनी है तो प्रयागराज की वैकेंसी आपके सामने 105 वैकेंसी है माध्यमिक शिक्षा परिषद की। अगर आपको शिक्षा विभाग में जाना है तो आप 105 पोस्ट प्रयागराज में आप जॉब ले सकते हैं। अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में अगर आपको पोस्ट लेनी है तो 24 पोस्ट हैं। अगर आपको बलिया के आप आसपास के हैं तो आप इस पोस्ट को जरूर बरतर देना अपने साथ में। ठीक है। सिंचाई एवं जल संस्थान उत्तर प्रदेश विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में अगर आपको पोस्ट लेनी है तो 1024 पोस्ट हैं सिंचाई विभाग में। आप इसको जो है कर सकते हैं। लखनऊ मतलब लखनऊ का ही होता है। विशेष चयन की जो प्रक्रिया होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही 1024 जो व्यक्ति बैठेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, लेकिन वो कहाँ डालेंगे आपको, वो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डाल सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपके पास का भी हो सकता है, आपसे दूर का भी हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे पोस्ट दे रखी है इसमें कि सिंचाई जल संस्थान विभाग उत्तर प्रदेश, ये जो होता है आपका जिला वाइज होता है और इसमें 260 पोस्ट हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग लखनऊ की जो है 33 पोस्टें हैं इसमें टोटल। इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं सिंचाई विभाग में, तो आप बहुत बेहतरीन नौकरी, आराम की नौकरी है, बेफिक्र होकर इसमें आप जो है वरीयता क्रम डाल सकते हैं अपना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपको 2-3 पोस्टें और बता देता हूँ। राजकीय कार्यालय है, भूगर्भ जल विभाग है, इसमें भी सब टोटल यही है। आगे देख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी पोस्टें और रह गई, यहाँ से देखेंगे अब थोड़ी सी पोस्ट और बता देता हूँ मैं आपको। 2-4 पोस्टें इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको राजस्व विभाग चुनना है, तो 56 पोस्टें दे रखी हैं। ये मंडल की पोस्टें होती हैं जो कार्यालय मंडल में होते हैं, यानी कि जो आपका मंडल है, जैसे कि आपके लखनऊ मंडल हो गया और आपके जितने भी बरेली जो ये मुरादाबाद मंडल हो गया आपका, और बहुत सारे मंडल हैं। तो उसमें जो है आपको पोस्टें लेनी होंगी। लगभग 17-18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन 18 मंडलों में से एक मंडल आपको दे दिया जाएगा जो आपके पास का होगा। तो आप यहाँ से राजस्व विभाग चुन सकते हैं। 56 पोस्टें हैं। दूसरी राजस्व विभाग की जो है वो राज्य स्तर मतलब जनपद स्तर की हैं, यानी कि जो आपका जिला होगा उसी में आपको पोस्ट मिल जाएगी जो आपके पास वाला जिला होगा। ठीक है, तो 1150 पोस्टें हैं यहाँ पे। तो अपने जिले में भी पोस्टें मिल जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम बाद मिल जाती हैं। लेकिन अभी जब आपकी पोस्टिंग होगी तो थोड़ी दूर भी हो सकती है, इसलिए आप राजस्व विभाग को चुन लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेहतरीन जॉब जो होती है वो राजस्व विभाग की होती है। ये आपको मैं अभी बोलता हूँ। इसमें काम होता है, अगर किसी बच्चे को काम से बचना है तो वो अपना सिंचाई विभाग चुन ले या कोई अन्य विभाग चुन ले, शिक्षा विभाग चुन ले, कोई अन्य विभाग चुन ले, उसमें काम कम मिलेगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा काम राजस्व विभाग में और जीएसटी विभाग में होता है। ठीक है, वाणिज्यिक कर विभाग सबसे ज़्यादा काम होता है, 3 पोस्टें हैं। सहकारिता में आपकी 1 पोस्ट है। संस्कृत विभाग लखनऊ में 16 पोस्टें हैं। शिक्षा विभाग में आपकी 875 पोस्ट हैं। और ये जो है आपकी आगे देख ले, परिवार कल्याण विभाग की 6 पोस्टें हैं। खेल विभाग में आपकी 30 पोस्टें हैं। पर्यटन विभाग में 14 पोस्टें हैं। परिवहन विभाग में जो आपका आरटीओ विभाग होता है, मतलब आरटीओ जिसके अंतर्गत आरटीओ वगैरह की जो काम होते हैं, क्लर्क वगैरह के जो लाइसेंस वगैरह का काम होता है, परिवहन विभाग उसमें आता है। तो 33 पोस्टें हैं। परिवहन विभाग का मुख्यालय में 12 पोस्टें हैं। शिक्षा निर्देशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश में जो 121 पोस्टें आपकी दे रखी हैं। ठीक है, अगर आपको विद्यालय में जॉब करनी है तो ये आगे नीचे दे रखा है आपका। महिला कल्याण विभाग में आपकी 50 पोस्टें दे रखी हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विशेष व्यापार निदेशन में आपकी जो 19 पोस्टें दे रखी हैं। भूमि अध्यापित निर्देशालय राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी राजस्व परिषद, और उत्तर प्रदेश लखनऊ में 39 पोस्टें दे रखी हैं यहाँ पे। ये एनसीसी निदेशालय जो है लखनऊ में, उसमें जो है 100 पोस्टें हैं। अगर एनसीसी से आपका किसी भी तरीके का ताल्लुकात हैं तो आप जो है यहाँ पे पोस्ट ले सकते हैं, जो लखनऊ में आपको पोस्ट मिलने वाली है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में आपकी 500 जो पुष्टाहार मतलब जो आपका ये राशन वगैरह वितरित होता है ना, बाल विकास सेवा पुरस्कार वाला, तो उसमें जो उस विभाग में आपका कनिष्ठ मतलब आपको पता है कि अच्छी खासा चीज़ें होती हैं इसमें। तो 597 दूसरे नंबर पे ये है। निदेशालय कुटीर उद्योग में आपका 1 पोस्ट है। ये आपका जो है पुनर्वास केंद्र हो गया शकुंतला मिश्रा। परिवार कल्याण विभाग में 12 पोस्ट हैं और वन एवं वन्यजीव विभाग में 40 पोस्ट हैं। तो आप मैं बता देता हूँ आपको इसमें वरीयता कैसे डालनी है अपने। ठीक है, तो वरीयता में आपको सबसे पहले 1 नंबर पे अगर आपको काम करना है तो राजस्व विभाग डाल लीजिए। ठीक है, ये जो आपका दूसरे नंबर पर 1000 ये वाला 1 नंबर पे डाल लीजिए अपना। दूसरे नंबर पे आप डालिए अपना जो आपका विभाग आएगा समाज कल्याण विभाग, या फिर आपका जो अच्छी पोस्टें हों, अच्छी पोस्टें हैं आपकी शिक्षा विभाग में अगर डाल सकते हैं। आपको शिक्षा अगर किसी भी तरीके का आपको टीचिंग में या टीचिंग लाइन से आपको संबंधित अपनी आगे की पढ़ाई करनी है, आपकी उम्र कम है, तो आप जो है शिक्षा विभाग चुन लीजिए। दूसरे नंबर पर आप इसको चुन सकते हैं, पहले नंबर पर भी चुन सकते हैं।
शिक्षा निदेशालय में भी आपकी अच्छी पोस्टें हैं। ये आपकी 100 पोस्टें हैं एनसीसी में, और ये आपका हो गया विकास, बाल विकास में आपको दूसरे नंबर पे आपको ये पोस्ट डालनी है, बाल विकास वाली। स्टाम्प और शुल्क वाला कहाँ गया, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, भूगर्भ विभाग, और ये आ गया आपका सिंचाई विभाग। अगर आराम की नौकरी चाहिए तो तीसरे नंबर पे आपको सिंचाई विभाग डालना है, ठीक है। आपको पंचायती विभाग में आपको जो है ज़्यादा जाना नहीं है, पंचायती राज विभाग बहुत अच्छा है लेकिन आपको नहीं जाना, ठीक है। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन चौथे नंबर पे आपको डालना है, तीसरे नंबर पे, इसको किसी भी नंबर पे डाल लेना आप। ये ऐसा विभाग है, ये बहुत अच्छा विभाग है, ये बहुत कम बच्चों को मिलेगा, लेकिन 231 पोस्ट हैं, जिसको भी मिलेगा वो बहुत अच्छा है। इसमें काम भी होता है लेकिन ऊपर की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। बाकी यही पोस्ट है आपकी। उसके बाद में आप वरीयता क्रम उस तरीके से डालिए जो आपको राज्य के हिसाब से चाहिए, या आपका जो करीब में आ जाए वहाँ विभाग में जाके पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी वरीयता क्रम डाल लीजिए और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका राजस्व विभाग डालना है, दूसरे पे स्टाम्प डाल लेना, तीसरे पे बाल कल्याण विभाग डाल लेना, और फिर सिंचाई विभाग डाल देना। उसके बाद में आपको कोई और विभाग नहीं चुनना है, उसके बाद में आप वरीयता क्रम भरते रहना, और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से। अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपका जो भी अगर आप बताएंगे नंबर के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा विभाग जल्दी मिल सकता है, ठीक है। नंबरों पे भी डिपेंड करता है। तो धन्यवाद जिस भी बच्चे ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है। और दूसरी बात, अपनी वरीयता क्रम को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ज़िंदगी भर आपको जॉब करनी होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।